गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट वीडियो को देखिए। इस वीडियो मानक अपचयन विभव क्या होता है वो हमने देख लिया है। अब हम संक्रमण श्रेणी के एस्पेक्ट में इसकी बात करते हैं। तो देखिए, मानक अपचयन विभव का मान ऋणात्मक जो होता है तो उसका अपचयन होता है। सॉरी, मानक अपचयन विभव का मान अगर ऋणात्मक होता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है। देखिए, ये ऋणात्मक वैल्यू थी इसलिए यहाँ पर ऑक्सीकरण होता है। तो जिस भी धातु का मानक अपचयन विभव का मान स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल रिडक्शन विभव का मान ऋणात्मक होता है, उस धातु का क्या होता है? खुद का ऑक्सीकरण होता है, यानी कि वो दूसरे का अपचयन कर देती है, यानी अपचायक की तरह काम करती है। तो जिन धातुओं का मानक अपचयन विभव का मान ऋणात्मक होता है वे धातुएं अपचायक की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है? अपचायक की तरह काम करती है। नेगेटिव होगा, धातु होगी अपचायक। अपचायक का मतलब खुद का ऑक्सीकरण हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा, दूसरा ग्रहण कर लेगी, दूसरे ग्रहण कर लेगी तो उसका क्या हो जाएगा? दूसरे का अपचयन हो जाएगा। इसलिए दूसरे का अपचयन कर देते हैं, अपचायक प्रकृति की होती है। और अगर मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान, मानक अपचयन विभव का मान पॉजिटिव होता तो धातु कैसी होगी? धातु होगी ऑक्सीकारक। क्या होगी? ऑक्सीकारक होगी। ऑक्सीकारक का मतलब ये हुआ कि वो दूसरी धातु का ऑक्सीकरण कर देगी। ऑक्सीकरण करने के बाद दूसरी धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। कब? जब इलेक्ट्रॉन त्याग देगी। फिर इसका खुद का तो अपचयन होगा और दूसरी जो धातु इसके साथ रहेगी उसका क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। तो अर्थात जिसका मानक अपचयन विभव का मान धनात्मक होता है वो क्या होती है? ऑक्सीकारक होती है, यानी खुद का उसका अपचयन होता है। अब इन दोनों बातों से एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि ऋणात्मक वैल्यू कम होती है। ऋणात्मक मान जो है वैसे गणित की दृष्टि देखें तो कम है और धनात्मक मान ज्यादा है। इन दोनों के बीच में जीरो है, ऋणात्मक फिर जीरो फिर धनात्मक मान होगा। तो हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, गौर से सुनना, कि एक ही विलयन में 10 धातुएं पड़ी हुई है, 10 धातुएं पड़े हुए हैं। अब हमें ये नहीं पता कि उसमें रिडक्शन सबसे पहले यानी अपचयन सबसे पहले किसका होगा, तो उसके बाद में सुनना कि अनेक धातुएं अगर एक साथ उपस्थित हों तो जिस भी धातु का अपचयन विभव का मान अधिकतम हो, अधिकतम का मतलब वो धनात्मक में अधिकतम होना चाहिए, ऐसा नहीं ऋणात्मक में अधिकतम है, नहीं, ऋणात्मक मान तो वैसे धनात्मक से कम हो जाएगा। तो जिस भी धातु आयन का मान अधिकतम होता है उस धातु आयन का अपचयन सबसे पहले होता है, यानी कि वो सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक प्रकृति की होती है। तो जिस भी धातु आयन का मान अपचयन विभव का मान अधिकतम होता है तो उसका अपचयन सबसे पहले। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब धातु आयन का मान, अपचयन विभव का मान अगर ऋणात्मक है तो ऋणात्मक मान का मतलब अपचायक प्रकृति की, यानी दूसरे का क्या कर देंगे? अपचयन कर देंगे। अगर माना कि उसको जल में डाला या अम्ल में डाला, अम्ल में क्या होता है? H प्लस आयन होते हैं। अम्ल में क्या होते हैं? H प्लस आयन होते हैं। ये H प्लस आयन जो है, H प्लस आयन तुरंत अपचयित होकर के दूसरे का अपचयन कर देती है, तो तुरंत अपचयित होकर के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेंगे? H2 गैस बना लेंगे। क्या बना लेंगे? H2 गैस बना लेंगे। अब हम बात करते हैं जल की, H2, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जिस भी धातु आयन का मान, जिस भी धातु आयन का अपचयन विभव का मान, जिस भी धातु के अपचयन विभव का मान ऋणात्मक होता है तो वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। हम जल की बात करते हैं तो जल भी H प्लस और OH माइनस के रूप में कुछ तो प्रेजेंट होता ही है, H प्लस OH माइनस कुछ तो होता है। तो अगर इस तरह की धातु कोई भी होगी जिसका ऋणात्मक अपचयन विभव का मान है, वो जल से भी अभिक्रिया करके, किससे? जल से भी अभिक्रिया करके H प्लस का अपचयन कर देना चाहिए और H2 गैस देनी चाहिए। यानी ये जो मान है ऋणात्मक जिसका मान है वो जल से अभिक्रिया करके H2 गैस मुक्त करनी चाहिए, H2 गैस मुक्त करनी चाहिए। लेकिन प्रथम संक्रमण श्रेणी में स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक केवल ऊपर को छोड़कर
केवल कॉपर का मानक अपचन विभव का मान धनात्मक होता है, बाकी कॉपर को छोड़ के सभी धातुओं का मानक अपचन विभव का मान ऋणात्मक होता है। लेकिन फिर भी ये सभी धातुएं जल से अभिक्रिया करके H2S मुक्त नहीं करती है, क्योंकि ये कम क्रियाशील होती है। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ कि किसी भी धातु का मानक अपचन विभव का मान अगर ऋणात्मक होता है तो वो अम्ल और जल से क्रिया करके H2S मुक्त करती है। तो इस प्रकार से प्रथम संक्रमण श्रेणी में स्टेंडियम से लेकर जिंक तक केवल कॉपर को छोड़ करके बाकी सभी धातुओं का मानक अपचन विभव का मान ऋणात्मक होता है, इसलिए उन सभी को जल के साथ क्रिया करके H2S मुक्त करनी चाहिए। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातुओं की क्रियाशीलता कम होती है। उनकी क्रियाशीलता कम क्यों होती है वो सुनिए आप ध्यान से, कि वो जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त क्यों नहीं कर पाती है। उसका कारण ये है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातुएं जो होती है, प्रथम संक्रमण श्रेणी की जो धातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती हैं और उनके ऊपर, इन धातुओं के ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ी रहती है। दोबारा सुनना मेरी बात को। प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातुएं जो होती है इनके ऊपर इन्हीं के ऑक्साइड की परत चढ़ी रहती है। इनके जो ऑक्साइड होते हैं उनकी एक परत इनके ऊपर बन जाती है, जिसकी वजह से वो ऑक्साइड की परत जो है वो इन धातुओं की रक्षा करती है, अम्ल और जल से इनकी रक्षा करती है और उनकी क्रियाशीलता को कम कर देती है। इसलिए ये जल के साथ क्रिया करके H2S मुक्त नहीं करती। दूसरी बात ध्यान से सुनो कि मानक अपचयन विभव का जो मान है, यह अपचायक प्रवृत्ति जो होती है वो अपचायक प्रवृत्ति 3 बातों पर निर्भर करती है। पहली बात है आयनन विभव। आयनन विभव जो होता है, इन संक्रमण श्रेणी की, प्रथम संक्रमण श्रेणी की जो धातुएं होती है उनका आयनन विभव की हमने अभी पिछले उसमें चर्चा की है। तो इनके आयनन विभव का मान जो है वो क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातुओं दोनों से ही क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए इनका आयनन विभव का मान उच्च होता है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि सब्लिमेशन की वाष्पीकरण ऊर्जा, यानी किसी भी ठोस को गर्म करने पर सीधा अगर वो गैस में बदल जाए तो उस ऊर्जा को कहते हैं सब्लिमेशन एनर्जी या वाष्पीकरण ऊर्जा। तो इनकी संक्रमण श्रेणी की तत्वों की या धातुओं की सब्लिमेशन ऊर्जा या वाष्पीकरण ऊर्जा क्षार धातुओं से अधिक होती है, यानी उनसे आयनन ऊर्जा ज्यादा, इनकी सब्लिमेशन एनर्जी ज्यादा, दोनों ज्यादा, और अपचयन विभव का मान भी क्षार धातुओं से कम होता है। इसलिए ये जो प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातुएं होती है उनकी क्रियाशीलता क्षार धातुओं से काफी कम होती है, इसीलिए ये जल से क्रिया करके H2S मुक्त नहीं करती। ये बात समझ में आ गई। तो इस वीडियो में हमने बताया कि अपचयन विभव क्या होता है, अपचयन विभव के पॉजिटिव नेगेटिव होने से क्या फर्क पड़ता है और क्या फर्क नहीं पड़ता है, क्षार धातुओं से इनकी क्रियाशीलता कम क्यों होती है, वो बात हमने की। चलिए अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट गुण जो है ऑक्सीकरण अवस्था। नेक्स्ट गुण है ऑक्सीकरण अवस्था। ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना। पहली बात इंपॉर्टेंट है, संक्रमण, प्रथम संक्रमण श्रेणी की जो धातुएं होती है या सभी संक्रमण धातुएं जो होती है वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अंक या परिवर्तनशील संयुक्ता प्रदर्शित करती है। परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करती है या परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अंक प्रदर्शित करती है। परिवर्तनशील संयोजकता और ऑक्सीकरण अंक में दूसरा शब्द मैं ले रहा हूं ऑक्सीकरण। इसमें ऑक्सीकरण अंक ज्यादा सही शब्द है। तो यानी कि संक्रमण श्रेणी की जो धातुएं होती हैं वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अंक प्रदर्शित करती है। अब सवाल ये उठता है कि ऑक्सीकरण अंक क्या होता है। सवाल यह है कि ऑक्सीकरण अंक क्या होता है। देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के मैं आपको बताना चाहूंगा कि MgCl
ये एक यौगिक है, ठीक है। इस यौगिक में से अगर मैं ये दो Cl जुड़े हुए हैं इसके साथ, तो इन Cl को, दोनों Cl को इनकी आयनिक अवस्था में निकाल दूं, दोनों Cl को अगर आयनों के रूप में निकाल दूं, तो हमको पता है इस Cl पर नेगेटिव आवेश होता है, तो एक Cl और दो Cl, तो दो Cl मैंने निकाल दिए, तो दो Cl निकलने का मतलब होगा -2 चार्ज हमने इस यौगिक में से निकाल दिया। तो ये बची जो धातु है, इस धातु पर कितना चार्ज रहेगा Mg पर? भाई दो Cl इसके साथ जुड़े हैं, एक Cl पर -1 चार्ज होता है, तो हमने दोनों Cl को उनको आयनों के रूप में निकाल दिया है। तो आयनों के रूप में निकालने Cl- और Cl- निकल गए, दो नेगेटिव चार्जेस में से निकल गए। अभी ये न्यूट्रल था, उदासीन था, इसमें से दो माइनस निकल गए, तो धातु का जो चार्ज बचा वो बचा +2। कितना आवेश बचा? +2 आवेश बचा। तो ये +2 जो है यही ऑक्सीकरण कहलाता है। अब ध्यान से सुना ऑक्सीकरण के बारे में, जो मैं कहने जा रहा हूँ वो सुनना, कि किसी भी यौगिक में से उससे धातु से जुड़े हुए ऋणायन, किसी भी यौगिक में से धातु से जुड़े ऋणायनों को उनके आयन के रूप में निकाल दिया जाए, तो धातु पर बचा हुआ आवेश जो है वो ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। वो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। मैं रिपीट करता हूँ, दोबारा से समझिए कि किसी भी यौगिक में से धातु से जुड़े हुए ऋणायनों, उनके आवेश के, धातु से जुड़े ऋणायन धनायन जो भी है, उनको धातु से जुड़े अन्य ऋणायन धनायन जो भी है, उनको उनके आयनों के रूप में निकाल दिया जाए, तो धातु पर बचा हुआ जो आवेश है वो ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। तो हम बात कर रहे हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो तत्व होते हैं वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अंक दर्शाते हैं, यानी एक से अधिक ऑक्सीकरण अंक दर्शाते हैं। उसका क्या कारण है और वैसा क्यों दर्शाते हैं वो देखिए, हम आगे बात करते हैं। मैं प्रथम संक्रमण श्रेणी के प्रथम तत्व है स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखता हूं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो आर्गन 3d1 4s2 होता है। इसका बाह्यतम कोष जो है वो 4s होता है। 4s इसका बाह्यतम कोष है। तो बाह्यतम कोष में से दो इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 4s1 बचेगा, और एक और निकल जाएगा तो 4s0 हो जाएगा, 3d1 बचेगा। ठीक है। तो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन से ही हमेशा, बाह्यतम कोष से ही हमेशा इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वहीं से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो इसके स्कैंडियम से जब इस धातु, तो इससे जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आयन बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर इस पर +1 चार्ज आ जाएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो +2 चार्ज आ जाएगा। अब बात यह है कि +1 और +2 चार्ज आ रहे हैं, इसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो एक बार +1 चार्ज है, एक बार +2 है। तो फिर बाह्यतम कोष इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद आगे इलेक्ट्रॉन क्यों निकले, उसके लिए हम ये कहते हैं कि 3d और 4s जो होते हैं इनकी ऊर्जाओं में ज्यादा अंतर नहीं होता है। 3d कक्षक और 4s कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान रहती है, इसीलिए क्रोमियम में एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में चला जाता है। और मैं फिर रिपीट करता हूं कि 3d और 4s कक्षकों की ऊर्जाओं में अधिक अंतर नहीं होता है, इसीलिए क्रोमियम में एक इलेक्ट्रॉन जो है 4s से 3d में चला जाता है, यानी कि इनकी ऊर्जाएं लगभग समान है। इसीलिए ऊर्जाएं लगभग समान होने के कारण ही इनमें बाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ऑक्सीकरण दर्शाने के लिए, और साथ में ही डी से इलेक्ट्रॉन भी आसानी से निकल जाते हैं, क्योंकि जब इससे निकल सकते हैं और इसकी ऊर्जा लगभग समान है तो इससे भी निकल सकते हैं। तो इसलिए इन दोनों ही से, डी से और एस दोनों से ही इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। इसलिए डी कक्षक जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं या संक्रमण तत्व जो होते हैं वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अंक दर्शाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, वेनेडियम। हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के एक बार अपन देखते हैं। तो 3d2 4s2, 3d3 4s2। अब देखिए इसमें दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएंगे, तो फिर क्या होगी, स्थिति हो जाएगी कि दो इलेक्ट्रॉन निकलते ही इसका हो जाएगा आर्गन 3d1 4s0। ये हो गया स्कैंडियम 2+ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए निकलने के बाद ये कोष खत्म हो गया। अब ये देखिए कि अगर डी से एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
आर्गन के जैसा हो जाएगा, यानी अक्रिय गैस विन्यास इसको प्राप्त हो जाएगा। तो ये भी निकल जाएगा, क्या दिक्कत है। तो स्कैंडियम 3+ बन जाएगा और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन के बराबर, आर्गन के जैसा हो जाएगा, यानी अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त हो जाएगा और ये काफी स्थायी होता है। इसलिए स्कैंडियम से 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं। और इसी तरह से अन्य धातुओं से भी जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद दूसरे भी इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं, क्योंकि इनकी ऊर्जा क्या होती है, बराबर होती है। अब आगे हम बात करेंगे कि भाई कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो है वो प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।